Hi everyone, welcome to episode 8 of System Design Concepts. डेटा मॉडल्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये सॉफ्टवेयर बनाते वक्त सबसे बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि डेटा मॉडल सिर्फ कोड को नहीं बदलता बल्कि हम प्रॉब्लम को कैसे सोचते हैं ये भी बदल देता है। अगर आप फ्रेंड्स को ग्राफ में स्टोर करते हो तो आप नेचुरली कनेक्शंस के टर्म्स में सोचने लगते हो। अगर ये मैं हूँ, ये फ्रेंड वन है, ये फ्रेंड टू है, फ्रेंड वन मेरा फ्रेंड है और फ्रेंड वन की फ्रेंड मैं हूँ। देखो, एरोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह का जो कनेक्शन मुझे बताना रहता है उसके लिए ग्राफ डेटाबेसेस बेस्ट हैं। और अगर टेबल्स में स्टोर करते हो तो रोज कॉलम्स और जॉइंस के टर्म्स में सोचने लगते हो। एक एप्लीकेशन डेवलपर रियल वर्ल्ड चीज़ों को देखता है, जैसे पीपल, ऑर्गेनाइजेशंस, गुड्स, एक्शंस, मनी फ्लोज, और उनको ऐप के अंदर मॉडल करता है या मैप करता है। जैसे ये पिज्ज़ा डिलीवरी ऐप एग्जांपल देखो। ऐप डेवलपर कस्टमर को वो पर्सन मॉडल समझेगा, पिज्ज़ा को गुड्स मॉडल समझेगा, प्लेस ऑर्डर को वो एक एक्शन समझेगा, पेमेंट को मनी फ्लो के टाइप से रिप्रेजेंट करेगा। मतलब आप एज अ ऐप डेवलपर रियल वर्ल्ड को कन्वर्ट कर देते हो ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस या डेटा स्ट्रक्चर्स में, और एपीआईज बनाते हो जो कि इन ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस या डेटा स्ट्रक्चर्स को क्रिएट, रीड, अपडेट या डिलीट करती हैं। कुछ एपीआईज की एग्जांपल देखो। पोस्ट स्लैश ऑर्डर्स, गेट स्लैश ऑर्डर स्लैश आईडी, पोस्ट स्लैश पेमेंट। अगर कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स या क्लास आपने अपने ऐप के लिए बनाया हो, दूसरे लोग सेम रियल वर्ल्ड चीज़ को बिल्कुल अलग तरीके से मॉडल कर सकते हैं। जैसा मैं सोचूं, ज़रूरी तो नहीं कि तुम भी बिल्कुल वैसा ही सोचो और वैसा ही मॉडल करो, राइट? और ये भी नहीं है कि दोनों में से कोई एक ही सही है। एक डेटा को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एप्स आर मेड ऑफ लेयर्स। हर एप्लीकेशन मल्टीपल लेयर्स से बनी होती है और हर लेयर का अपना डेटा फॉर्मेट होता है। देखते हैं क्या क्या लेयर्स होते हैं। पहले है स्टोरेज मॉडल व्यू लेयर। जब आप डेटा को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हो तो उसे एक जनरल पर्पस स्टोरेज मॉडल में कन्वर्ट करते हो। क्या क्या स्टोरेज फॉर्मेट्स हो सकता है? जेसन एग्जाम्पल, नेम श्वेता, एक्सएमएल एग्जाम्पल टैग्स के साथ, रिलेशनल टेबल्स, रोज और कॉलम्स वाली टेबल स्ट्रक्चर, ग्राफ मॉडल, नोट्स और एजेस, रिलेशनशिप्स के लिए बेस्ट। रिलेशनशिप्स क्या? ये मैं फ्रेंड टू से कनेक्टेड हूँ, फ्रेंड वन से कनेक्टेड है, दिस इज द रिलेशनशिप। एजेस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हो गया नोट्स, एंटिटी हो गए नोट्स। देखो, सेम डेटा को डिफरेंट मॉडल्स से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ऐप ऑब्जेक्ट है ऑर्डर आईडी 7, कस्टमर इक्वल श्वेता, आइटम्स है कुछ, इसको रिलेशनल वे में कैसे रखेंगे? ऑर्डर्स टेबल में ऑर्डर का डेटा लाइक आईडी, कस्टमर हु ऑर्डर्ड, और ऑर्डर आइटम्स टेबल में रखेंगे कि उस ऑर्डर में क्या क्या प्रोडक्ट लिया गया। डॉक्यूमेंट नो एसक्यूएल डीबी में एक पूरा डॉक्यूमेंट एक यूनिट की तरह स्टोर होता है, और वो डॉक्यूमेंट इज स्टोर्ड एज वन कंटिन्यूस स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ जेसन और एक्सएमएल और बाइनरी जेसन। एसक्यूएल में जैसे रो होता है वैसे डॉक्यूमेंट डीबी में डॉक्यूमेंट होता है। एसक्यूएल में जैसा टेबल होता है डॉक्यूमेंट डीबी में वैसा कलेक्शन होता है। कलेक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। टेबल में बहुत सारे रोज या रिकॉर्ड्स होते हैं, डॉक्यूमेंट डीबी में एक कलेक्शन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इस ऐप ऑब्जेक्ट को जेसन में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये जेसन नहीं है। जब तुम कोई क्लास बनाते हो, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो, जैसे ऑर्डर क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें वैल्यूज इस तरह से दिखते हैं। अगर तुम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन या कंसोल डॉट लॉग करोगे तो तुमको दिखेगा इस तरह से ऑब्जेक्ट का आइटम्स रहता है। वो जेसन के काफ़ी सिमिलर स्ट्रक्चर में होता है। तो जेसन में ये फॉर्मेट बनेगा। ग्राफ में किस तरह होगा? एक कस्टमर ने ऑर्डर किया O1, ऑर्डर वन में है दो ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर आइटम वन मतलब प्रोडक्ट वन, ऑर्डर आइटम टू मतलब प्रोडक्ट टू। तो दिस इज इट। सेम डेटा को हमने डिफरेंट मॉडल्स में रिप्रेजेंट करके देखा। नेक्स्ट लेयर है डेटाबेस या इंजन व्यू। डेटाबेस बनाने वाले इंजीनियर्स डिसाइड करते हैं कि ये सब डेटा अंदर कैसे स्टोर होगा। देखो, डेटाबेस के अंदर सब कुछ बाइट्स में होता है, रैम पे,
या डिस्क पे या ओवर द नेटवर्क सब बाइट्स में होता है, 0 एंड 1, ताकि डेटाबेस फास्ट सर्चिंग, क्वेरिंग, कंप्रेशन, रेप्लिकेशन और अपडेट्स कर सके। क्योंकि सीपीयू सिर्फ 0 या 1 समझता है, हार्डवेयर लेवल पे डायरेक्ट ऑपरेशंस होते हैं 0 और 1 से ही। तो नेक्स्ट हार्डवेयर व्यू समझ लो, क्लियर हो जाएगा। एट इवन लोअर लेवल हार्डवेयर इंजीनियर्स बाइट्स मतलब 0 और 1 को फिजिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। रैम में डेटा इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में होता है, जहां करंट फ्लो कर रहा है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज 1, जहां करंट फ्लो नहीं कर रहा है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज 0। इसलिए रैम फास्ट होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी ही है और इलेक्ट्रिसिटी तुरंत मूव करती है। रियल लाइफ एनालॉजी ले लो, स्विच ऑन मतलब 1, स्विच ऑफ मतलब 0। जब डेटा नेटवर्क, ओवर द नेटवर्क या फाइबर केबल के थ्रू ट्रैवल करता है, जैसे एक डेटा सेंटर से दूसरे डेटा सेंटर, तो वो लाइट के पल्सेस बन जाते हैं। लाइट ऑन मतलब 1, लाइट ऑफ मतलब 0। फाइबर ऑप्टिक केबल लिटरली लाइट भेजती है, इसलिए इंटरनेट इतना फास्ट होता है। थंडर एंड लाइटनिंग के टाइम पे बिजली चमकता है और फिर थंडर सुनाई देता है, क्योंकि लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। सेम चीज़, इसीलिए इंटरनेट बहुत फास्ट होता है। एनालॉजी से समझो, टॉर्च ब्लिंक कर रहा है मतलब मैसेज जा रहा है, टॉर्च ब्लिंक नहीं कर रहा है, बंद है लाइट, मतलब मैसेज नहीं जा रहा है। हार्ड डिस्क में डेटा मैग्नेटिक फील्ड्स के फॉर्म में स्टोर होता है। मैग्नेटिक डायरेक्शन लेफ्ट हो तो 0, मैग्नेटिक डायरेक्शन राइट हो तो 1। इसलिए हार्ड डिस्क पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा याद रखता है। कंपास नीडल की एनालॉजी ले लो। कंपास नीडल को डायरेक्शन जैसे हमेशा याद रहता है कि नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, वैसे ही हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक फील्ड होता है। देखो, जब हम किसी एप्लीकेशन में ऑर्डर ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वो पहले ऑब्जेक्ट बनता है, फिर टेबल या जेसन बनता है, फिर बाइट्स बनता है और एंड में इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और मैग्नेटिज्म बन जाता है। मतलब एक सिंपल ऑर्डर डेटा भी एंड में फिजिकल चीज बन जाता है। सॉफ्टवेयर का लास्ट लेवल साइंस नहीं फिजिक्स होता है, इसलिए परफॉर्मेंस, लेटेंसी, स्टोरेज और नेटवर्किंग सबका रूट हार्डवेयर में होता है। अच्छा, ये ज़्यादा डेप्थ हो गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। पॉलीग्लॉट परसिस्टेंस क्या होता है? रियल वर्ल्ड सिस्टम्स एक से ज़्यादा डेटाबेस टाइप्स यूज़ करते हैं। मैंने बताया है थोड़ा सा माइक्रो सर्विसेज समझाते हुए प्रीवियस वीडियो में। पॉलीग्लॉट परसिस्टेंस का मतलब है एक ही सिस्टम में मल्टीपल डेटाबेसेस का यूज़ करना फॉर डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज इन ओवरऑल सिस्टम। तो हम रिलेशनल डेटाबेसेस जानते हैं, टेबल और कॉलम वाले। दूसरा होता है नो एसक्यूएल, जिसमें भी बहुत टाइप्स होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। बट व्हाट वाज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अडॉप्शन ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेसेस? पहला है नीड फॉर ग्रेटर स्केलेबिलिटी। जैसे जैसे एप्लीकेशंस बहुत बड़ी हो गई, एक सिंगल बिग एसक्यूएल डेटाबेस को स्केल करना मुश्किल हो गया। एग्जाम्पल ले लो, अगर 100 मिलियन यूजर्स हैं जो राइट कर रहे हैं, जैसे फेसबुक पे मैसेज सेंड करना, बहुत मैसेजेस होते हैं, तो अगर ये एसक्यूएल या रिलेशनल डेटाबेस में सारे मैसेजेस रखेंगे तो मिलियंस ऑफ राइट्स पर सेकेंड इन द डेटाबेस होगा। बट अगर तुम्हारे सिस्टम में एक ही मशीन है जिस पे डेटाबेस है, तो तुम उसको और पावरफुल बनाना चाहोगे, और बड़ा बनाना चाहोगे, सच दैट मिलियंस ऑफ डेटा तुम उसमें रख सको। इसको कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग। बट ये महंगा और कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत सारे नो एसक्यूएल डेटाबेसेस हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए ही बने होते हैं। मतलब नई मशीन ऐड करो और लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसा सोचो, एक मशीन में 1000 डेटा रखने का कैपेसिटी है, तो मैंने एक और मशीन लगाया जिसमें 1001 टू 2000 डेटा रखा, और अगर डेटा आने लगा तो 2001 टू 3000 डेटा। इस तरह करके मैंने न्यू मशीन्स ऐड करा और लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक बहुत बड़ा सर्वर ज़्यादा महंगा हो सकता है देन हैविंग स्मॉल 10 सर्वर्स, तो ये फ़ायदेमंद हो गया। और एक ये भी बात होता है कि एक मशीन में ज़्यादा से ज़्यादा इतना रैम
कितना हार्डवेयर, कितना सीपीयू लगाओगे, कभी ना कभी लिमिट रीच कर जाएगा। तो एक पॉइंट से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा एक मशीन का कैपेसिटी। तो जब हम मल्टीपल इंस्टेंसेस या मल्टीपल मशीन्स लगा देते हैं इन प्लेस ऑफ इंक्रीजिंग सिंगल सर्वर या सिंगल मशीन का कैपेसिटी, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल स्केलिंग। नेक्स्ट रीज़न नो एसक्यूएल के पॉपुलर होने का है प्रेफरेंस फॉर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कंपनीज लाइसेंस्ड प्रोप्राइटरी डेटाबेसेस के बजाय फ्री ओपन सोर्स सिस्टम्स प्रेफर करने लगी। देखो, प्रोप्राइटरी डेटाबेस के लाइसेंस के लिए पैसा देना पड़ता है। ओपन सोर्स का फायदा क्या? नो लाइसेंस कॉस्ट। नेक्स्ट रीजन है नो एसक्यूएल डेटाबेसेस हमें वेंडर लॉक इन से सेव करते हैं। कैसे? पहले तो ये समझो व्हाट इज वेंडर लॉक इन। जब आप एक पर्टिकुलर कंपनी या वेंडर के प्रोडक्ट में इतना फंस जाते हो कि बाद में उससे छोड़ना महंगा, रिस्की और इम्पॉसिबल हो जाता है। एग्जाम्पल सोचो, अगर मैंने ओरेकल डीबी का लाइसेंस खरीदा तो हो सकता है मुझे अपने पूरे सिस्टम में ओरेकल स्पेसिफिक एसक्यूएल फीचर्स यूज करना पड़े, ओरेकल स्पेसिफिक ड्राइवर्स एंड टूल्स यूज करना पड़े, ओरेकल फ्रेंडली बैकअप टूल्स, मॉनिटरिंग टूल्स यूज करना पड़े। तो धीरे धीरे पूरा सिस्टम ओरेकल के इकोसिस्टम पे ही डिपेंड करने लगता है। अब अगर कंपनी को पोस्टग्रेस या माई एसक्यूएल पे जाना हो तो क्वेरीज रीराइट करना पड़ेगा। स्टोर्ड प्रोसीजर्स जो पहले से लिखा हुआ है वो ब्रेक होने लगेंगी। टूल्स जो यूज कर रहे थे जो कि ओरेकल स्पेसिफिक था वो चेंज करना पड़ेगा, तब टेस्टिंग करना पड़ेगा। और कुछ फटा तो डाउन टाइम भी का भी रिस्क है। कुछ देर के लिए सर्विस भी अवेलेबल नहीं रहेगी, उसको कहेंगे डाउन टाइम। तो इस स्टेज पे कंपनी सोचती है रहने दो भाई, ओरेकल ही चलने दो। दिस इज वेंडर लॉक इन। अब तुम फंस चुके हो, इससे नहीं निकल पाओगे। और अगर डेटाबेस फ्री और ओपन सोर्स हो जैसे कि नो एसक्यूएल डेटाबेसेस लाइक मोंगो, तो वहाँ पे लाइसेंस कॉस्ट ज़ीरो है। मल्टीपल वेंडर्स के टूल्स तुम यूज़ कर सकते हो। कोई एक स्पेसिफिक ओरेकल स्पेसिफिक या पोस्टग्रेस स्पेसिफिक टूल यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। तो टूल्स का चॉइस ओपन हो गया, तुम फ्री हो कुछ भी यूज़ करने के लिए। बहुत से नो एसक्यूएल डेटाबेसेस शुरू से ही ओपन सोर्स थे। और भी क्या रीज़न है नो एसक्यूएल का पॉपुलर होने का? वो बहुत सारे स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस भी कर देता था इजीली। अब देखो, ऐसा है कि एसक्यूएल टेबल्स बहुत काम के लिए ग्रेट हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम के लिए बेस्ट नहीं होती है। कुछ स्पेशल नीड्स के एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है फुल टेक्स्ट सर्च। इसके लिए हम नो एसक्यूएल यूज कर सकते हैं, जैसे इलास्टिक सर्च। मतलब अगर टेक्स्ट सर्च करना हो गूगल लाइक सर्च, तो यहाँ पे एसक्यूएल स्लो और ऑकवर्ड हो जाता है। इलास्टिक सर्च इन्वर्टेड इंडेक्स यूज करता है जो कि फास्ट टेक्स्ट सर्च करता है एंड इज बेटर देन एसक्यूएल। कोई कंपैरिजन ही नहीं है इस यूज केस के लिए एसक्यूएल और इलास्टिक सर्च में। थोड़ा सा इंडेक्सिंग और इन्वर्टेड इंडेक्स समझते हैं तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। इंडेक्स को हम सबसे पहले सिंपल तरीके से मैप की वैल्यू की तरह समझ सकते हैं। प्रोग्रामिंग में मैप जो हम यूज करते हैं, सोच लो हमारे पास एक मैप ऑफ इंटीजर एंड स्ट्रिंग है जिसमें 3 एंट्री है अभी तक। की 1 का वैल्यू है श्वेता, की 2 का वैल्यू है अमित, की 3 का वैल्यू है मधु। अगर मैं बोलूं गिव मी वैल्यू फॉर की इक्वल्स टू 1, तुरंत आउटपुट मिलेगा श्वेता। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इन ऑर्डर ऑफ 1 क्योंकि मैप डायरेक्ट की से वैल्यू उठाता है। रिलेशनल डेटाबेस भी एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। जब हम बोलते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल्स टू 1, तो एक्चुअली डेटाबेस के अंदर की इक्वल्स टू आईडी, दैट इज प्राइमरी की होता है, एंड वैल्यू होती है पूरी रो। नेम, एज, ईमेल, जितने भी कॉलम्स थे सब वैल्यू में है। मतलब इंटरनली डेटाबेस ने एक इंडेक्स बना रखा होता है ऑन प्राइमरी की, जो बिल्कुल मैप जैसा होता है। इसलिए सर्च बहुत फास्ट होता है, डायरेक्ट की से वैल्यू मिल जाती है, ऑर्डर ऑफ 1 में डेटा मिल जाता है। जब भी आप प्राइमरी की क्रिएट करते हो, डेटाबेस ऑटोमेटिकली उस कॉलम पर इंडेक्स बना देता है। मतलब मैप ऑफ
प्राइमरी की कॉमा रो। तो अगर तुम ये क्वेरी चलाते हो, ये हमेशा फास्ट होगा क्योंकि आईडी प्राइमरी की पे इंडेक्सिंग हो चुकी है, मैप बन चुका है। अगर आप किसी और कॉलम पर फास्ट सर्च चाहते हो, जैसे ईमेल या यूजर नेम, तो आपको एक्सप्लिसिटली इंडेक्स क्रिएट करना पड़ता है। उसका कमांड होता है क्रिएट इंडेक्स। यहाँ क्या हो रहा है, ये हुआ इंडेक्स ऑन नॉन प्राइमरी की कॉलम। अभी तक हमने देखा इंडेक्स था प्राइमरी की, नेम तो प्राइमरी की कॉलम नहीं है, बट इस पे इंडेक्स हम क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज द कमांड। देखो, प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है, एक की से एक ही रो मिलता है एज वैल्यू। लेकिन रियल लाइफ में बहुत बार नॉन यूनिक कॉलम पर सर्च करते हैं लोग, जैसे सिटी। सोच लो, एक टेबल है स्टूडेंट्स जिसमें 3 कॉलम्स हैं। यहाँ ध्यान दो, सिटी इक्वल्स टू दिल्ली एक बार नहीं 4 बार रिपीट हो रहा है। मतलब सिटी यूनिक नहीं है। जब सिटी पर इंडेक्स नहीं है, अब अगर कोई बोले मुझे सारे स्टूडेंट्स चाहिए जो दिल्ली सिटी से हैं, तो तुम ये क्वेरी लिखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सिटी लाइक परसेंट दिल्ली। अब डेटाबेस इंटरनली क्या करेगा, डेटाबेस बोलेगा मुझे नहीं पता दिल्ली कौन सा रो में है, इसलिए रो 1 चेक करो, रो 2 चेक करो, रो 3 चेक करो। मतलब सारे रोज एक एक करके चेक करो। दैट इज फुल टेबल स्कैन। हर एक रो को चेक करेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो गया सारा रोज। अगर 1 मिलियन रोज है तो ऑर्डर ऑफ 1 मिलियन होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दैट इज टेबल जितनी बड़ी क्वेरी उतना स्लो। इसलिए हम कहते हैं सर्च विदाउट इंडेक्स बहुत स्लो होती है। बट अगर हमने सिटी पर इंडेक्स क्रिएट कर दिया इस तरह, अब डेटाबेस इंटरनली क्या करता है, डेटाबेस में मैप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जहां एक की के अगेंस्ट मल्टीपल रोज होती हैं, जैसे मैप ऑफ स्ट्रिंग एंड लिस्ट ऑफ रोज, वेयर की इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग फॉर सिटी एंड वैल्यू इज लिस्ट ऑफ रो रिकॉर्ड्स। दिल्ली में 4 रोज थे, मुंबई का 1 रो, चेन्नई का 1 रो। इस तरह से मैप बन चुका है। की क्या है, सिटी, वैल्यू है लिस्ट ऑफ रोज, क्योंकि एक सिटी में मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। अब जब क्वेरी करोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सिटी इक्वल्स टू दिल्ली, डेटाबेस बोलेगा ओ दिल्ली तो इंडेक्स में है, डायरेक्ट दिल्ली की उठाओ, उसकी वैल्यू से सारी मैचिंग रोज मिल जाएंगी। रिजल्ट 1 3 5 6 रोज। नो फुल टेबल स्कैन, ऑर्डर ऑफ 1 में रिजल्ट मिला। सिर्फ रिक्वायर्ड रोज ही फेच होती हैं। इसी को इन्वर्टेड इंडेक्स भी कहते हैं। जब हमने सिटी पर इंडेक्स बनाया, मतलब नॉन प्राइमरी की पे, तो डेटाबेस ने इंटरनली यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना लिया। पहले रो के अंदर सिटी था एक कॉलम में, अब सिटी से रोज मिल रहे हैं, इसी वजह से इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इंडेक्स। नॉर्मल इंडेक्स में आईडी से रो मिलता है, सिटी या किसी नॉन प्राइमरी की कॉलम से भी रोज मिल गया इन्वर्टेड इंडेक्स में। इसमें 1 की के लिए 1 रो रिटर्न होता है, इसमें 1 की के लिए मेनी रोज रिटर्न होते हैं। ये प्राइमरी की बेस्ड होता है और ऑटोमेटिकली इंडेक्स होता है। ये टेक्स्ट या एट्रीब्यूट या नॉन प्राइमरी की कॉलम पे बेस्ड होता है। तो सोचो कहाँ कहाँ यूजफुल होता है इन्वर्टेड इंडेक्स। सर्च इंजन्स जैसे गूगल या बिंग पे जब आप सर्च करते हो, लेट्स से स्टूडेंट्स इन दिल्ली, तुम जब सर्च करते हो गूगल पे, तुम्हारे पास या तुमको कोई प्राइमरी की आईडी नहीं पता होता है, तुम सिर्फ वर्ड्स जानते हो जैसे दिल्ली स्टूडेंट्स। इंटरनली गूगल के पास होता है डेटा इंडेक्स्ड ऑन वर्ड्स। दिल्ली वर्ड किस किस डॉक्यूमेंट में है, स्टूडेंट्स किस किस डॉक्यूमेंट में है, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, 3। अभी के लिए समझ लो रोज इन डेटाबेस, कुछ इस तरह से, अभी के लिए ऐसा सोच लो। लेट्स से डेटा कुछ इस तरह का है। डॉक्यूमेंट 1 या रो 1 में डेटा हो सकता है स्टूडेंट्स इन दिल्ली आर 30 के। डॉक्यूमेंट 5 में हो सकता है आई लव दिल्ली। डॉक्यूमेंट 7 में हो सकता है आई एम अ गुड स्टूडेंट। यहाँ डॉक्यूमेंट 1 में दिल्ली है और डॉक्यूमेंट 1 में स्टूडेंट्स भी है। तो यू कैन से गूगल या सर्च इंजन्स हमारे सारे सर्च्ड कीवर्ड्स
के डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स फाइंड करते हैं, फिर उनको इंटरसेक्ट करवा के फाइनल रिजल्ट देते हैं। यहाँ होगा डॉक्यूमेंट 1 एज रिजल्ट, जिसमें दिल्ली और स्टूडेंट्स दोनों होगा। इंटरसेक्ट नहीं करवाएंगे तो वो अच्छा सर्च रिजल्ट नहीं है, उसमें सिर्फ दिल्ली या सिर्फ स्टूडेंट हो सकता है। जैसे डॉक्यूमेंट 5 में सिर्फ दिल्ली है, डॉक्यूमेंट 7 में सिर्फ स्टूडेंट है, डॉक्यूमेंट 1 में दोनों है। तो यहाँ पे देखो दोनों दिल्ली और स्टूडेंट्स में ये कॉमन हो गया, इंटरसेक्ट करेंगे मिल जाएगा, और दिस इज अ गुड सर्च रिजल्ट। ये बेसलाइन है गूगल सर्च का, इसको बहुत डिटेल में देखेंगे आगे चल के। और इसके अलावा कहाँ यूज हो सकता है इन्वर्टेड इंडेक्स? जब डेटाबेस पे इंडेक्स करना हो ऑन नॉन प्राइमरी की या नॉन यूनिक की कॉलम्स, क्योंकि लेट से ज़्यादा सर्च हो रहा है जैसे सिटी या कंट्री के बेसिस पे, तो उस पे इंडेक्स लगाएंगे तो फास्ट रिजल्ट मिलेगा। एक स्पेशल नीड था फुल टेक्स्ट सर्च, और दूसरा स्पेशल नीड है टू स्टोर रिलेशनशिप्स एंड ऑल्सो बी एबल टू क्वेरी इट फास्ट इन रियल टाइम। उसके लिए बेस्ट है ग्राफ डेटाबेसेस लाइक नियो4j। एग्जाम्पल, अगर सोशल नेटवर्क में कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि मुझे ढूंढना है मेरे फ्रेंड के फ्रेंड जो मेरा फ्रेंड नहीं है, कुछ ऐसा। देखो ये मैं हूँ, श्वेता का फ्रेंड है F1, का फ्रेंड है F2, और F2 श्वेता से भी फ्रेंड है। अब मान लो F2 से F3, F3 से F4, यहाँ पे देखो श्वेता का डायरेक्ट फ्रेंड F2 है, श्वेता का डायरेक्ट फ्रेंड F1 है, बट श्वेता का डायरेक्ट फ्रेंड F3 नहीं है। बट ये श्वेता के फ्रेंड का फ्रेंड है, मतलब मेरे फ्रेंड का फ्रेंड जो मेरा फ्रेंड नहीं है, वो हो जाएगा F3। बिकॉज F3 मेरा डायरेक्ट फ्रेंड नहीं है बट मेरे फ्रेंड का है। तो इस तरह का सोशल नेटवर्क वाला क्वेश्चंस अगर खोजना हो उसके लिए बेस्ट है ग्राफ डेटाबेसेस। एसक्यूएल में भी ये काम होगा, बट रिकर्सिव जॉइंस होंगे जो हैवी हो जाता है। ग्राफ डेटाबेस में ये नेचुरल और फास्ट होता है। ग्राफ डेटाबेस में क्वेरी कैसे लगाते हैं, सर्च कैसे करते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। सोचो कंटिन्यूअस इवेंट्स, लॉग्स या मैट्रिक्स या बहुत ज़्यादा राइट्स या अपडेट्स आ रहा है कंटिन्यूअस, यहाँ पे वाइड कॉलम या अपेंड ओनली स्टोरेज बेटर फिट होता है, जैसे कि कैसेंड्रा। एसक्यूएल नहीं कर पाएगा ये चीज़, वो स्लो हो जाएगा। ओके, तो इस तरह का कुछ स्पेशल नीड्स होता है जो एसक्यूएल नहीं हैंडल कर पाता है, देन वी गो फॉर नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। एक डिस्कशन करते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप्स पे। रियल लाइफ में एक लिंक्डइन प्रोफाइल अगर एसक्यूएल में रिप्रेजेंट होता है तो देखो उसका डेटा कैसे होगा। एक यूजर का मल्टीपल जॉब्स या पोजीशंस हो सकते हैं, मल्टीपल एजुकेशन एंट्रीज हो सकते हैं, मल्टीपल कॉन्टैक्ट मेथड्स हो सकते हैं। इस सेम डेटा को हम बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे पहले हमने देखा था। यहाँ एसक्यूएल में क्या क्या है, पोजीशंस टेबल, एजुकेशन टेबल, कॉन्टैक्ट इन्फो, इंडस्ट्रीज टेबल, यूजर्स टेबल। ये समरी के बाद यहाँ पे इस तरह से रीजन आईडी, इंडस्ट्री आईडी, फोटो आईडी, ये सारा एक रो में है। ठीक है, वो यहाँ आ नहीं रहा था इसीलिए नेक्स्ट रो चला गया, बट ये सारा कुछ एक रो का पार्ट है, एक रो है ये तीनों यहाँ एक रो में आ रहे हैं। यहाँ देखो पोजीशंस, एजुकेशन और कॉन्टैक्ट्स सबके लिए सेपरेट टेबल्स हैं। पोजीशंस, एजुकेशन और कॉन्टैक्ट टेबल में यूजर आईडी फॉरेन की है। अगर इस डेटा से प्रोफाइल पेज बनाना पड़ा, मतलब एसक्यूएल टेबल से, तो बहुत सारे जॉइंस लगेंगे। कुछ इस तरह का क्वेरी होगा एसक्यूएल में, कॉम्प्लेक्स हो गया। दूसरा है इसी डेटा को अगर हम जेसन में रखेंगे तो कुछ ऐसा होगा, पोजीशंस, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, कॉन्टैक्ट, यूजर आईडी। अगर जेसन जैसा डेटा रहता जहाँ सब एक जगह रहे तो कितना आसान हो जाएगा, कोई जॉइन नहीं लगाना होगा। तो क्या हमें हर जगह जेसन ही यूज करना चाहिए? देखते हैं, एक केस स्टडी देखते हैं और स्टैंडर्डाइज रीजन्स एंड इंडस्ट्रीज। अगर आप रीजन्स, इंडस्ट्रीज या समथिंग ग्लोबल की वैल्यूज को कंट्रोल करते हो तो उनको स्टैंडर्डाइज करना बेटर होता है। एग्जाम्पल सोचो एट यूआई लेवल, अगर रीजन को ड्रॉप डाउन में डाल देते हो, वो स्टैंडर्ड वैल्यूज शो करता है, जैसे ग्रेटर सियाटल एरिया, साउथ बैंगलोर, ये सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। या अगर
कुछ पहले से डेटा स्टोर्ड है तुम्हारे सिस्टम में और यूआई पे इनपुट बॉक्स है, अगर वहाँ हाफ भी टाइप करो, जैसे अगर तुमने इनपुट बॉक्स में बैन ही लिखा और सिस्टम में तुम्हारा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है बांग्लादेश, बैंगलोर, बैंकॉक, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ इनपुट बॉक्स में भी नीचे एज ड्रॉप डाउन शो करने लगेगा और तुम चूज कर सकते हो उसमें से। तो ये ऑटो कंप्लीट जैसा कुछ हो रहा है, यूजर को पूरा टाइप नहीं करना पड़ेगा एंड यूजर यूज कर रहा है प्री डिफाइंड वैल्यू, अपने से नया नहीं बना रहा है। इन केसेस में यूजर को लिखने का चांस कम मिला तो रैंडम वैल्यूज नहीं आती हैं सिस्टम में। अगर यूजर को फ्री टेक्स्ट दे दिया जाए तो वो क्या क्या लिख सकता है, सियाटल एरिया, ग्रेटर सियाटल, सियाटल वॉशिंगटन, ग्रेटर सियाटल, देखो यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइपो, तो ये सारे बैड सिनेरियोज हो सकते हैं। गुड आईडी बेस्ड मतलब एसक्यूएल के रीजन टेबल में ग्रेटर सियाटल का प्राइमरी की कॉलन है रीजन आईडी जिसका वैल्यू है US91 और इसका नेम है ग्रेटर सियाटल। टेक्स्ट लिखने में ह्यूमन मिस्टेक होता है, आईडी में मिस्टेक का चांस नहीं है क्योंकि जब ड्रॉप डाउन में नेम शो कर रहा होता है, अगर कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट हुआ तो वो नेम किसी आईडी से रिलेटेड होता है, वो कोई रैंडम वैल्यू नहीं है और वो हर जगह कंसिस्टेंट वैल्यू है। तो जब एसक्यूएल जॉइन चलेगा हर जगह वही आईडी यूज होगा, रैंडम वैल्यू या इनकंसिस्टेंसी का स्कोप नहीं है। नो एसक्यूएल में टाइपोज, वेरिएशंस, इनकंसिस्टेंसी होगा। तो स्टैंडर्डाइज्ड रीजन्स एंड इंडस्ट्रीज डेटा के लिए बेस्ट है एसक्यूएल। दूसरा केस देखते हैं, व्हेन यू वांट टू अवॉइड डुप्लीकेशन। फिलैंथ्रोपी स्टोर्ड है इंडस्ट्रीज टेबल में वंस, यूजर्स टेबल स्टोर्स ओनली द इंडस्ट्री आईडी, पूरा इंडस्ट्री का डेटा, पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, बस आईडी है। नो एसक्यूएल डेटा में मुझे पूरा डेटा प्रोवाइड करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि कनेक्शन नहीं है, सारा डेटा एक जगह पे लिखा हुआ है। देखो ये बिल गेट्स का डॉक्यूमेंट या डेटा है, एक डॉक्यूमेंट एक आदमी का डेटा है। उसी तरह लाखों या हजारों यूजर्स जिनका इंडस्ट्री फिलॉन्थ्रोपी होगा, सबके डॉक्यूमेंट या डेटा रिकॉर्ड में ये वाला वैल्यू रिपीटेड होगा। ये तो बस फिलैंथ्रोपी के लिए हुआ, और भी इंडस्ट्रीज जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज या फिर जहाँ जहाँ यूजर ने काम किया है उस इंडस्ट्री का सारा इंफॉर्मेशन रिटर्न होगा यहाँ पे। अभी तो खाली आईडी और इंडस्ट्री नेम है, मान लो इंडस्ट्री नेम में और भी कुछ कुछ रहता, लोकेशन, डोमेन, तो उतना सारा डेटा हर जगह, हर रिकॉर्ड में, हर डॉक्यूमेंट में रिपीट होता, मतलब स्टोरेज वेस्टेज। और अगर कभी सबको अपडेट करना पड़ा तो वो नाइटमेयर होगा, क्योंकि सबका डेटा रिकॉर्ड्स में जाके अपडेट करो। यहाँ कोई एसक्यूएल अपडेट क्वेरी नहीं है जो एक क्वेरी से सारे रोज को अपडेट कर दे, बट यहाँ तो सबको अपडेट करना पड़ेगा एक एक करके। जेसन में इंडस्ट्रीज एट्रीब्यूट में जाके वहाँ चेंज करना होगा, रेडीमेड क्वेरी नहीं है। सोचो अगर बॉम्बे मुंबई हो गया, एसक्यूएल स्टाइल का अपडेट होगा, अपडेट रीजन्स, सेट रीजन नेम इक्वल्स टू मुंबई वेयर रीजन आईडी इक्वल्स टू इन कोलोन बीएम, सब यूजर्स का प्रोफाइल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्वेरी। नो एसक्यूएल में फ्री टेक्स्ट जैसा डेटा होता है, तो अगर 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स में बॉम्बे लिखा हो, सब डॉक्यूमेंट अपडेट करना नाइटमेयर होगा। अगर कोई मिस हुआ गलती से भी तो डेटा इनकंसिस्टेंट रह गया। सो विनर इज एसक्यूएल। लोकलाइजेशन सपोर्ट में भी बेटर है एसक्यूएल। अब लोकलाइजेशन सपोर्ट समझते हैं। कोई वेबसाइट जब डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होती है इन एसक्यूएल, मान लो रीजन्स टेबल में डेटा इस तरह से है, रीजन आईडी सेम है बट डिफरेंट लैंग्वेज के लिए डिफरेंट नेम है, आईडी सबका सेम रहता है, सिर्फ टेबल का टेक्स्ट बदलता है। एक और टेबल है जिसमें कंट्री और उसका लैंग्वेज है, तो ये दोनों का जॉइन होगा और जिस कंट्री में हो उस लोकेशन के हिसाब से वेबसाइट डेटा शो करेगा उसी लैंग्वेज में। तो एसक्यूएल जॉइन यहाँ पे एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। नो एसक्यूएल में हर डॉक्यूमेंट में मल्टी लैंग्वेज टेक्स्ट लिखना पड़ता,
वो हैवी और मेसी हो जाता। तो क्लियरली विनर है एसक्यूएल। अब अगर बेटर सर्च के टर्म्स में सोचें, देखो जेनरिक इंफॉर्मेशन ये है कि सियाटल वॉशिंगटन के अंदर आता है और वॉशिंगटन यूएसए के अंदर आता है। तो अगर कोई सर्च करे, देखो, तो अगर कोई सिंगर्स इन यूएसए सर्च कर रहा है और अगर एसक्यूएल यूज हो रहा है, आईडीज यूज हो रहे हैं, सोच लो कि हमारे पास टेबल्स है कुछ इस तरह का, कंट्री स्टेट, स्टेट सिटी, और एक सिंगर्स का है, स्टेट पता है सियाटल और सिंगर नेम। अगर मेरे पास ये टेबल है तो देखो इन दोनों पे जॉइन लगाने से ये तो पता चल जाएगा कि कौन सा सिटी किस कंट्री में आएगा, क्योंकि देखो सिटी से स्टेट का पता चल जाएगा और स्टेट से कंट्री का पता चल जाएगा, और मेरे पास इंफॉर्मेशन था सिटी और सिंगर के लिए, चाहिए मुझे कंट्री के लिए, तो जॉइन लगा के मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। फ्री टेक्स्ट में या नो एसक्यूएल में ये लॉजिक बनाना बहुत हार्ड होता। तुमको हर डॉक्यूमेंट में सिटी, स्टेट, कंट्री रिपीट करना पड़ता ताकि तुम सिंगर्स इन यूएसए अचीव कर सको। तो ये सब भी प्रॉब्लम्स है व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैंडर्ड रीजन्स एंड इंडस्ट्रीज। प्रॉब्लम है कि रीजन टेक्स्ट डुप्लीकेट करना पड़ेगा हर जगह, इंडस्ट्री टेक्स्ट डुप्लीकेट करना पड़ेगा हर जगह, रीनेम या मास अपडेट में नाइटमेयर है, सारा डेटा को हर जगह रिपीट करना। अगर लोकलाइजेशन है, मतलब डिफरेंट लैंग्वेज में शो करना है अगर सेम डेटा को, तो पूरे डॉक्यूमेंट में हर लैंग्वेज का भी डिटेल्स देना पड़ेगा, तो सर्च अनरिलायबल हो जाएगा। पता नहीं है इतना करने के बाद भी सही सही रिजल्ट मिलने वाला है कि नहीं। यहाँ पे एसक्यूएल बेटर है। नो एसक्यूएल तब बेटर होता है जब स्कीमा हाईली डायनेमिक हो, हर रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, फिक्स्ड स्कीमा पॉसिबल ना हो, डेटा मोस्टली राइट वंस हो, मतलब एक बार लिखना बाद में अपडेट नहीं होता है, राइट वंस, और उसके क्वेरीज या रीड्स सिंपल हो जैसे फेच बाय आईडी। तो इट इज सिमिलर टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इक्वल्स टू एक्स। इस तरह का सिंपल रीड रहे तो यहाँ पे नो एसक्यूएल लगा सकते हैं। जॉइंस की जरूरत ना हो या फिल्टरिंग की जरूरत ना हो या एग्रीगेशंस की जरूरत ना हो तो भी नो एसक्यूएल लगा सकते हैं। एग्जाम्पल लॉग्स, इवेंट्स या सेशन डेटा। डेटाबेस में इंपरेटिव कोड से क्वेरी करना वर्सेस डिक्लेरेटिव कोड से क्वेरी करना क्या होता है। ये सिर्फ एसक्यूएल का टॉपिक नहीं है, ये इस बात का टॉपिक है कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंपरेटिव लैंग्वेजेस जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, सी प्लस प्लस, ये सब इंपरेटिव हैं। इंपरेटिव का मतलब तुम कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप बताते हो कि काम कैसे करना है। कुकिंग एनालॉजी लेते हैं, तुमने कहा पास्ता बनाओ, ये इंपरेटिव नहीं है। इंपरेटिव क्या होता, अगर तुम बोलते पहले पानी उबालो, फिर नमक डालो, फिर पास्ता बनाओ। जैसे कोड सैंपल ले लो, लाइन बाय लाइन देखते हैं। where chars इक्वल्स टू लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट बनाया हमने, तुम डिसाइड कर रहे हो मेमोरी का स्ट्रक्चर। एक्सप्लिसिट लूप बनाया तुमने, तुम डिसाइड कर रहे हो आइटरेशन कैसे होगी। एक्सप्लिसिट कंडीशन है ये, तुम डिसाइड कर रहे हो फिल्टरिंग लॉजिक। मैनुअली डेटा इंसर्ट कर रहे हो, फाइनली रिजल्ट रिटर्न कर रहे हो। तुम क्या कंट्रोल कर रहे हो यहाँ, तुम कंप्यूटर को बोल रहे हो ऐसे लूप चलाओ, ऐसे चेक करो, ऐसे स्टोर करो। डिक्लेरेटिव अप्रोच देखते हैं अब। इसका मतलब बस बताओ व्हाट हैज टू बी डन, ये मत बताओ कैसे करना है, ज्ञान मत दो। ऊपर वाले लूप लॉजिक में हमने इंपरेटिव स्टाइल दिया है, मतलब हम सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। इसी को अगर डिक्लेरेटिव स्टाइल में बोला जाए, मतलब जहां बस बताना है व्हाट हैज टू बी डन, कैसे करना नहीं बताना है, तो वो इस तरह से लिखा जाता है। बस कहा मैंने मुझे शार्क्स चाहिए फ्रॉम एनिमल्स टेबल। मैंने नहीं बोला लूप कैसे चले, कौन सा इंडेक्स यूज हो, कौन सी ऑर्डर में स्कैन हो, मेमोरी कैसे मैनेज हो। मैंने बोला व्हाट चाहिए, हाउ तुम देख लो। एक डिक्लेरेटिव एग्जांपल देखो एग्रीगेशन के लिए। सेलेक्ट फैमिली काउंट स्टार फ्रॉम एनिमल्स ग्रुप बाय फैमिली। तुमने यहाँ नहीं बताया कौन सा एल्गोरिदम लगाओ,
कौन सा सॉर्ट चलाओ, कौन सा इंडेक्स यूज करो, प्राइमरी की नॉन प्राइमरी की, कितनी मेमोरी यूज करो, डेटाबेस डिसाइड कर रही है ये सारी चीजें यूजिंग क्वेरी ऑप्टिमाइजर। तो एसक्यूएल होता है डिक्लेरेटिव स्टाइल में, जहां तुम बस व्हाट बताते हो, हाउ उसी पे छोड़ देते हो, और उसका हाउ हैंडल होता है क्वेरी ऑप्टिमाइजर से। क्वेरी ऑप्टिमाइजर वो है जो डिसाइड करता है हाउ इन एसक्यूएल। क्वेरी ऑप्टिमाइजर डेटाबेस के अंदर बिल्ट इन होता है, हमेशा एक्टिव होता है, ऑटोमेटिक होता है और इनविजिबल होता है। तुम इसे इनेबल नहीं करते, कॉन्फ़िगर नहीं करते, बस यूज करते हो। तुम लिखते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर यूजर आईडी इक्वल्स टू 10, और डेटाबेस बिहाइंड द सीन्स इंडेक्सिंग देखता है, इंडेक्स देखता है, जॉइन ऑर्डर डिसाइड करता है, फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन पाथ प्लान चूज करता है। मतलब अगर कोई एसक्यूएल क्वेरी है जिसमें कुछ जॉइंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं यूजिंग वेयर क्लॉज, तो पहले कौन सा वेयर क्लॉज चलाना है या पहले कौन सा जॉइन चलाना है, कौन सा बाद में, ये सब बिफोर क्वेरी ऑप्टिमाइजर डेवलपर्स को लिखना पड़ता था। बट अब क्वेरी ऑप्टिमाइजर खुद चेक कर लेता है कौन सा पाथ बेस्ट होगा इन टर्म्स ऑफ स्पीड और कॉस्ट, और उस तरह से एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट होता है। अगर बहुत सारे वेयर कंडीशन है, बहुत सारे जॉइंस है, तो पहले कौन सा चलाना है, किस सीक्वेंस में चलाना है, कितना मेमोरी एलोकेट करना है, ये सब कुछ क्वेरी ऑप्टिमाइजर करता है रिलेशनल डेटाबेसेस, एसक्यूएल डेटाबेसेस में। तुम हाउ नहीं बताते, वो क्वेरी ऑप्टिमाइजर देख लेता है। जीपीएस एनालॉजी से समझो, तुम जीपीएस को बोलते हो एयरपोर्ट जाना है, तुम नहीं बोलते कौन सा रोड, कौन सा ट्रैफिक सिग्नल, कौन सा शॉर्टकट। तो एसक्यूएल डेटाबेस है जीपीएस, क्वेरी ऑप्टिमाइजर है जीपीएस इंजन, क्योंकि ये सारा काम बेस्ट पाथ चूज करना क्वेरी ऑप्टिमाइजर खुद कर लेता है। तो ये लॉजिक तुम्हें एप्लीकेशन कोड में लिखना नहीं पड़ा। अदरवाइज एप्लीकेशन लॉजिक में लूप लिखते तुम, डेटा नेविगेशन लिखते कि पहले ये कंडीशन चलाओ, बैड रिमूव रिटर्न, डेटा नेविगेशन लिखना पड़ता कि पहले ये कंडीशन चलाओ, ये जॉइन चलाओ, उसके बाद में वो, ये सब तुम्हें एप्लीकेशन कोड में लिखना पड़ता। तो क्वेरी ऑप्टिमाइजर के रिसर्च से पहले डेवलपर्स को एग्जीक्यूशन या एक्सेस पाथ मैन्युअली लिखना पड़ता था। जीपीएस वाले एनालॉजी के टर्म्स में सोचो, डेटा की नेविगेशन लॉजिक खुद कोड में लिखना पड़ता था। स्कीमा चेंज हुआ तो डेवलपर्स को कोड रीराइट करना पड़ता था। बट न्यू रिलेशनल डेटाबेसेस विथ ऑप्टिमाइजर में डिक्लेरेटिव क्वेरीज लिखना होता है, बस कोड में लॉजिक नहीं डालना पड़ता है। ऑप्टिमाइजर डिसाइड करता है एग्जीक्यूशन का पाथ, पहले क्या करना है, बाद में कौन सा कंडीशन चलाना है। तो क्वेरीज फ्लेक्सिबल हो गई, बिकॉज क्वेरी जैसे भी लिखो, बेस्ट पाथ या कंडीशन खुद चेक करके उस तरह से एग्जीक्यूट कर देगा क्वेरी ऑप्टिमाइजर। स्कीमा चेंज सेफ हो गए, बिकॉज तुम्हारे स्कीमा चेंज के हिसाब से क्या बेस्ट राउट होगा या एक्सेस पाथ होगा, ये सब ऑप्टिमाइजर देख लेगा इवन आफ्टर द स्कीमा चेंजेस। तुम्हें इसका सरदर्द नहीं लेना है। तो दिस वॉज अ ब्रेक थ्रू गाइज। बहुत रिसर्च एंड हार्डवर्क लगा है इसे बनाने में। एक और एनालॉजी सोच लो, रेस्टोरेंट किचन एनालॉजी। तुम बोलते हो मुझे ये डिश चाहिए विच इज इक्वल टू एसक्यूएल क्वेरी। तुम उसको नहीं बोलते कौन सा पैन में बनाओ, कौन सा बर्नर यूज करो, कौन शेफ बनाएगा, कुकिंग ऑर्डर क्या होगा, हेड शेफ डिसाइड करता है, एंड क्वेरी ऑप्टिमाइजर इक्वल्स टू हेड शेफ। ये क्वेरी डिक्लेरेटिव है, फ्लेक्सिबल है, ऑप्टिमाइजर ऑटोमेटिकली बेस्ट पाथ चूज करता है। नेक्स्ट टॉपिक है मैप रिड्यूस वर्सेस एसक्यूएल।